इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा शब्द जो जब भी कानों में पड़ता है तो साथ ही साथ दिमाग में भी तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की तस्वीरें उभर आती हैं। आज भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन ऐसे भी दिन थे जब इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना भी हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी चलती थी। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स के आने से हमारे जीवन में बहुत सी सुविधाएं और बदलाव आए हैं, लेकिन हमने पहले भी अपनी दिनचर्या, काम और जिंदगी के अन्य पहलुओं के लिए तरीके ढूंढे थे। पहले के जमाने में लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों का उपयोग किया करते थे, जैसे पुली, लीवर, व्हील और सिंपल मशीन्स। इन उपकरणों के द्वारा लोग घर के काम, फार्मिंग और रोजमर्रा के कार्यों को आसान बनाते थे। लेकिन बिजली के आविष्कार ने सबसे बड़ा बदलाव किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक मोटर, लाइट, पंखे, फ्रिज और रेडियो जैसे उपकरण आए, जिन्होंने लोगों की जिंदगी को आसान बनाया। लेकिन फिर भी बिजली से पहले की जिंदगी कैसी रही होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स का इतिहास प्राचीन ग्रीस से शुरू होता है। ये वो समय था जब लोग अंबर के दो टुकड़ों को रगड़कर चिंगारी पैदा किया करते थे। ये उनके लिए एक छोटा सा खेल था और आग जलाने का जरिया भी था। इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, जिसका स्थानीय मतलब है पीला अंबर, जो कि एक तरीके का रेसिन है और जिसे पुराने समय में सजावटी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। 7 से 6 सेंचुरी बीसी के बीच इन खोजों से संबंधित लेख एक ग्रीक दार्शनिक थेल्स ऑफ मिलेटस के नाम से भी मिलते हैं। यहां तक कि मैग्नेटिज्म शब्द भी पुराने ग्रीस की ही उत्पत्ति है और मैग्नेस शब्द मैग्नीशिया से बना है, जो एशिया माइनर का एक शहर हुआ करता था, जहां पर सबसे पहले मैग्नेटाइट की खानों की खोज हुई थी। मैग्नेटाइट एक लोहे का ऑक्साइड है जो कुछ प्रकार की धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। 1600 ईस्वी तक विद्युतीय घटनाओं के बारे में विस्तृत लेख मिलते आए हैं। उस समय विलियम गिलबर्ट, जो एक ज्योतिष, रसायनविद और दार्शनिक भी थे, जो लंदन में रहते थे, और एलिजाबेथ प्रथम के दरबार में एक चिकित्सक भी थे। इन्होंने चुंबक के ऊपर कुछ लेख लिखे थे और अपने काम को एक मैगजीन में प्रकाशित किया था, जिसका नाम था दी मैग्नेटे। गिलबर्ट ने ही पहली बार सुझाव दिया था कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक हो सकती है और कंपास की सुई का आकर्षण ध्रुवों की वजह से हो सकता है। उस समय तक लोग यह मानते थे कि सुई को अद्भुत शक्तियों द्वारा ही हिलाया जाता है। गिलबर्ट के प्रामाणिक निबंध में विपरीत ध्रुवों के बीच चुंबकीय आकर्षण, एक ही ध्रुवों के बीच टकराव, लोहे के चूरे के साथ या विद्युतीकरण के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को देखना और अलग अलग पदार्थों को रगड़कर इलेक्ट्रिक चार्ज की उत्पत्ति करना। इन पदार्थों में कांच, सल्फर, टॉक, रॉक सॉल्ट, सीलिंग वैक्स, रॉक क्रिस्टल, हीरा, सफायर, रूबी, ओपल, अमेथिस्ट और एक्वामेराइन हुआ करते थे। 1600 और 1700 के बीच कई वैज्ञानिकों ने विद्युत के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। 1646 में लंदन के एक चिकित्सक थॉमस ब्राउन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के बारे में पहला वैज्ञानिक कार्य प्रकाशित किया। 1667 में फ्रांसिस्को रेड्डी, जो अरेजो के एक चिकित्सक, विज्ञानी और विद्वान थे, इन्होंने एक समुद्री टॉर्पीडो रे की सर्जरी की और उसके उस आंतरिक अंग की खोज की जिसकी वजह से बिजली के झटके उत्पन्न होते हैं।
और जिसकी वजह से इन मछलियों को नंब फिश भी कहा जाता है। 1752 में बोस्टन के एक वैज्ञानिक और दार्शनिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पतंग के साथ प्रयोग किया ताकि वे बिजली को आकर्षित कर सके, और इसी खेल की वजह से लाइटनिंग रॉड का आविष्कार हुआ। और फ्रैंकलिन के इसी खेल की वजह से मेटल को समझने में भी काफी मदद मिली। फ्रैंकलिन बाइफोकल चश्मे के आविष्कार के लिए भी जाने जाते हैं, और साथ ही 1776 के स्वतंत्रता घोषणा पत्र और 1787 के अमेरिकी संविधान सभा में उनकी भागीदारी के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने जो बिजली के ऊपर अपना काम लंदन की रॉयल सोसाइटी को सौंपा था, उसे उस समय के वैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था। विद्युत घटनाओं की समझ में 1785 में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया गया। चार्ल्स ऑगस्टीन दी कूलॉम ने पेरिस की अकादमी को 7 कागजात पेश किए। यहाँ उन्होंने विद्युत आवेशों के बीच दूरी पर क्रिया के मामले का समर्थन किया, और यही आगे चल के कूलॉम्स लॉ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कूलॉम के पत्रों ने आने वाले वर्षों में सभी गणितीय और भौतिक सिद्धांतों के लिए नींव रखी, और जिसकी वजह से हमारे घरों में विद्युत सॉकेट जैसे ठोस व्यवहारिक उन्नतियों ने जन्म लिया। कूलॉम का सिद्धांत कहता है कि दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल ही उनके बीच की दूरी के वर्ग के उल्टे अनुपात में होता है, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का पहला गणितीय संकेत भी है। अर्थात हवा में एक ऐसा हिस्सा जहां पर विद्युतीय बल एक दूरी से भी काम करता हो, फिर भले ही विद्युतीकृत शरीरों के बीच कोई सीधा संपर्क ना हो। 20 मार्च 1800 अलेजांद्रो वोल्टा। अलेजांद्रो वोल्टा, जो 1785 से पाविया विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे, इन्होंने साबित किया कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसी भी तरह की सामग्रियों को घिसने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आगे बताते हैं कि इसके लिए केवल 2 अलग अलग कंडक्टिंग सब्सटेंस के बीच कुछ संपर्क स्थापित करना ही काफी है। वोल्टा ने सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बनाया, और इसका विवरण लंदन की रॉयल सोसाइटी को एक कागज में दिया, जिसे फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन नामक पुस्तिका में प्रकाशित किया गया। तथाकथित वोल्टेक पाइल जिंक और चांदी की कई प्लेटों की एक श्रृंखला है, जिसके बीच में नमकीन पानी में डूबे हुए कपड़े के टुकड़े होते हैं, जो विद्युत की धारा को निरंतर स्थिर बनाए रखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट को वोल्ट नाम दिया गया, जो इस इटालियन वैज्ञानिक के सम्मान में था। वोल्ट भी उस समय के सभी वैज्ञानिकों की तरह एक बहुमुखी प्रवृत्ति रखते थे। यह वोल्ट ही थे जिन्होंने पहली बार मीथेन को दूसरी गैसों में से अलग किया था। हालांकि इसकी खोज फ्रैंकलिन ने 1774 में ही कर दी थी, जब उन्होंने इटली की मैग्योर झील की दलदली गहराइयों में नालियों से ऊपर आने वाली गैस के बुलबुलों का निरीक्षण किया था। वोल्टा के दस्तावेजों में से एक ऐसा पत्र भी है जिस पर 20 अगस्त 1778 की तारीख है, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और लीडेंस जार के बारे में बताया है। अपने पत्र में वोल्टा ने बताया कि उन्होंने खुद को एक पुल के रूप में उपयोग करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस के प्रभावों का परीक्षण किया है। वोल्टा का लोहे की रेलिंग का प्रयोग विद्युत धारा के मार्ग में बदलाव का पता लगाने के लिए किया गया था। उन्होंने खुद को एक पुल के रूप में उपयोग किया, जिसमें एक लोहे की रेलिंग और एक विद्युत स्थिर जनरेटर भी शामिल था। उन्होंने यह परीक्षण किया कि कंडक्टिंग सब्सटेंसेस की उपस्थिति कैसे विद्युत धारा के रास्ते में परिवर्तन कर सकती है। उन्होंने देखा कि जब वे लोहे की रेलिंग को छूते हैं और उसी समय दूसरे हाथ से वो कंडक्टिंग सब्सटेंस से हल्की चिंगारी प्राप्त करते हैं, तो झटका उनके हाथों में लगता है, ना कि उनके टखने में। और इसी परीक्षण से उन्हें यह पता लग रहा था कि लोहे की रेलिंग ने विद्युत धारा के रास्ते को बदल दिया था, जो अब हाथों के माध्यम से बह रही थी।
ना कि उनके टकने के माध्यम से, जिसका साफ मतलब था कि कंडक्टिंग सब्सटेंसेस बिजली के रास्ते को बदल सकते हैं। लीडन का जार सबसे पहले कंडेंसरों में से एक है। ये एक ऐसा उपकरण है जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को संग्रहित करने में सक्षम है। उस समय इसे इलेक्ट्रिक फायर कहा जाता था, जो वास्तव में एक ऐसी बिजली को संग्रहित करती थी जिसे रगड़कर पैदा किया जाता था, जिसमें गंधक या कांच के गोलों को हाथों या चमड़े के टुकड़ों के साथ रगड़ा जाता था। इसके बाद पहला विद्युत जनरेटर 1672 में जर्मनी के ऑटो वॉन ग्यूरिके ने बनाया था, जिन्होंने अपने इस काम को एक्सपेरिमेंटा नोवा मग्डेबुर्गिका दे वैक्यूओ स्पेसियो में वर्णित किया है। सन 1800 में वोल्टा ने अपने पाइल का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने एक लेख लिखा जिसके ऊपर 20 मार्च की तारीख थी, और वो लेख उन्होंने सर जोसेफ बैंक्स को भेजा, जो उस समय लंदन के रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। उनके इस लेख का नाम था ऑन द इलेक्ट्रिसिटी एक्साइटेड बाय द मेयर कॉन्टैक्ट ऑफ कंडक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अपने इस लेख में उन्होंने बताया कि कैसे गीले चांदी, जिंक, कपड़े और चमड़े की डिस्क से एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक ऑर्गन का निर्माण किया जा सकता है। वोल्टा इसी पाइल के बारे में आगे बताते हैं कि वे इन टुकड़ों को किसी एक स्थान पर या किसी समतल जगह पर रखते हैं, जिसमें पहले चांदी का एक टुकड़ा और इसके ऊपर जिंक का टुकड़ा, फिर उसके ऊपर वे भीगी हुई एक डिस्क रखते हैं, फिर एक चांदी की प्लेट और फिर उसके ऊपर एक जिंक की प्लेट को रखा जाता है, और जिसके ऊपर फिर से एक भीगी हुई डिस्क को रखा जाता है। और इस तरह से वे चांदी की प्लेट को जिंक की प्लेट के साथ जोड़ते रहते हैं, लेकिन यह एक ही क्रम में चलता है। जैसे चांदी हमेशा नीचे होती है और उसके ऊपर जिंक होता है, और हर जोड़ी के बीच में एक भीगी हुई डिस्क रखी जाती है। वोल्टा कहते हैं कि इसी तरीके से वे कई ऐसे स्तंभ बनाते रहते हैं जो बिना किसी गिरावट के ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक बढ़ सके। पाइल से पहले बिजली की अवधारणा गति के विचार से काफी करीबी रूप से जुड़ी हुई थी। बिजली उत्पन्न करने में सक्षम यंत्र केवल घर्षण पर आधारित थे, और इसी कारण से वोल्टा ने अपने यंत्रों के प्रभावों का परीक्षण अपने आप पर किया, ताकि वे बिजली की धारा की गति के सिद्धांत को साबित कर सके, यानी विद्युत की वह धारा जो किसी यांत्रिक उपकरण का उपयोग किए बिना होती है। 1820 तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटनाओं के अध्ययन में कुछ ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन उसी वर्ष डैनिश वैज्ञानिक हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने एक कंडक्टर में बहते हुए इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव की खोज की। यह खोज लगभग संयोग से ही हुई थी। एक क्लास के लेक्चर के दौरान ऑस्टेड ने एक विद्युतीय तार को एक मैग्नेटिकृत सुई के पास रखा, जो हमेशा अपने आप को एक सही कोण पर ले आती थी। इसे देखते हुए ऑस्टेड ने विद्युतीय तार की गतिविधि और मैग्नेटिकृत सुई के व्यवहार के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बहुत से परीक्षण किए, और उसी साल जुलाई में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने अपने परीक्षणों के बारे में बताया। 1827 में बर्लिन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा को लेकर एक गणितीय संबंध विकसित किया, जिसके अनुसार इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी भी हिस्से में बह रहा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और उसके रेसिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। ओम का नियम आने वाले वर्षों में सभी इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टडीज के लिए एक मौलिक सिद्धांत बन गया, और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की यूनिट को ओम नाम दिया गया, जो इस जर्मन वैज्ञानिक के सम्मान में था। जॉर्ज ओम ने अपने सिद्धांत की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगा दिया। इस बीच उनको जीवन यापन के लिए कम वेतन वाले काम भी करने पड़े, क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय ने कभी उनके काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उनकी मृत्यु से 2 साल पहले ही ओम ने अपनी पूरी जीवन की आकांक्षा को पूरा करते हुए म्यूनिक विश्वविद्यालय में फिजिक्स के पद पर नियुक्ति ली।
1873 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, जब बिजली और मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जुड़ी एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में समझा जाने लगा। यह कुछ वैसा ही था जैसे समुद्र में पानी की लहरें फैलती हैं। उसी साल जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर एक निबंध प्रकाशित किया। उनके काम ने हमें विद्युतीय और चुंबकीय तरंगों की प्रकृति और कार्य के सिद्धांतों को समझने में सहायता की है, और आज इन मैग्नेटिक वेव्स को हवा में, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, टेलीफोन केबलों के माध्यम से, घरेलू यंत्रों में और हमारे व्यक्तिगत कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में जहां चाहे पहुंचाया जा सकता है। मैक्सवेल के निबंध ने बहुत से शोधकर्ताओं को उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए प्रेरित किया है। 1892 में हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने बताया कि उन्होंने मैक्सवेल द्वारा सोची गई विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी प्रयोगशाला में पुनर्जीवित किया है, और जिसके परिणाम मैक्सवेल के अनुमानों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। 1904 में मैक्सवेल की खोजों के पश्चात सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, जो कैम्ब्रिज, नॉटिंघम और लंदन के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर थे, इन्होंने थर्मियोनिक वॉल्व, जिसे वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है, का आविष्कार किया। ये एक ऐसा आविष्कार था जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट को नियंत्रित किया जा सकता था। इसका काम एक हाइड्रोलिक वॉल्व की तरह था, और यह उसी तरह से बिजली की धारा को नियंत्रित करता है जिस तरह से हाइड्रोलिक वॉल्व पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। फ्लेमिंग की वैक्यूम ट्यूब को आधुनिक ट्रांजिस्टरों के पूर्वजों के रूप में माना जा सकता है, और सर्किट में बह रही विद्युत धाराओं की ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता के कारण इसने विज्ञान के इतिहास पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला। यह उस साधन की तरह था जिसका उपयोग आग की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब में एक नेगेटिवली चार्ज कैथोड होती थी, जिसे एक हीटिंग कॉइल द्वारा गर्म किया जाता था, जिससे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ बहते थे। कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते थे क्योंकि उसे गर्म किया जाता था, लेकिन वे प्लेट से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि उसे गर्म नहीं किया जाता था। इसलिए इलेक्ट्रॉन कैथोड से प्लेट तक ट्यूब में बह सकते थे, लेकिन दूसरी दिशा में नहीं। कुछ ट्यूब्स में कैथोड और प्लेट के बीच एक ग्रिड होती थी, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बहना पड़ता था। ग्रिड की वोल्टेज बदलने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कंट्रोल करने का एक तरीका मिला, जिससे ट्यूब में बह रहे इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित किया जा सकता था, और इस तरीके से बिजली की धारा को नियंत्रित किया गया। प्राचीन यूनानियों द्वारा चिंगारियों से खेले गए खेलों के 27 शताब्दियों बाद 3 वैज्ञानिकों ने जर्मेनियम के माध्यम से विद्युत धाराओं को बहाने का प्रयास किया, और इन प्रयोगों के कारण 23 दिसंबर 1947 को विलियम शॉकली, जॉन बारदीन और वॉल्टन ब्रेटिन ने बेल टेलीफोन कंपनी की प्रयोगशालाओं में पहला ट्रांजिस्टर बनाया। 1956 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। On the 60th anniversary of the death of Alfred Nobel, the prizes bearing his name are awarded at Stockholm, Sweden. The presentations are made by King Gustav Adolf of Sweden in a brilliant setting. Dr. William Shockley is one of 3 Americans sharing the Physics Award for research which produced the transistor. Dr. John Bardeen shares the prize, which includes a check for $38,700. The third colleague is Dr. Walter Hauser Bratton. बारदीन ने 1972 में सुपरकंडक्टिविटी पर अपने शोध के लिए एक और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। 1954 में मई में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने सबसे पहले सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का निर्माण शुरू किया, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टरों को एक ही छोटे सिलिकॉन के टुकड़े में पैक किया जाने लगा, जिससे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का निर्माण संभव हुआ। जनवरी 1959 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने जैक किल्बी द्वारा डिजाइन किए गए पहले इंटीग्रेटेड सर्किट की घोषणा करके माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का युग प्रारंभ किया। पहला माइक्रोचिप एक जर्मेनियम का टुकड़ा था।
लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा और टूथपिक से भी पतला, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे। लेकिन कोई और भी था जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर काम कर रहा था। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर ने भी रॉबर्ट नॉयस के द्वारा बनाए गए इंटीग्रेटेड सर्किट्स के आविष्कार की घोषणा की और इस तरह से सिलिकॉन की सतह पर एक सर्किट के डिजाइन को बनाने के प्रभावी तरीके की खोज की गई। 1971 का वर्ष माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। इंटेल कॉरपोरेशन, जिसे 1968 में रॉबर्ट नॉयस और गॉर्डन मूर द्वारा स्थापित किया गया था, इसने इटालियन वैज्ञानिक फेडेरिको फागिन और टेड हाफ के सहयोग से विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाया। यह आधुनिक माइक्रोचिप्स के शुरुआती रूप में माना जा सकता है। फेडेरिको फागिन, जो इंटेल की नीतियों से असहमत थे, उन्होंने इंटेल को छोड़कर ज़ाइलॉग की स्थापना की और उनकी इस कंपनी ने एक और प्रसिद्ध प्रोसेसर बनाया जिसका नाम था Z80, जो आज भी कुछ घरेलू उपकरणों के अंदर उपयोग में लिया जा रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के घटते हुए आकार ने माइक्रो प्रोसेसर्स को जन्म दिया और जिसकी वजह से सिलिकॉन के 1 स्क्वायर मिलीमीटर के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पैक किया जाने लगा और इस सूक्ष्मीकरण के कारण फागिन ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स से माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू की तरफ कदम बढ़ाए, जो आधुनिक कंप्यूटरों के निर्माण का एक अहम हिस्सा है। यह माइक्रो प्रोसेसर ही है जिसकी वजह से कंप्यूटर, वीडियो रिकॉर्डर, कार रेडियो, अलार्म, टेलीविजन सेट, डिजिटल घड़ी और कैलकुलेटर जैसे कितने ही उपकरण आज उपयोग में लिए जाते हैं। 1959 के वो दिन जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स का निर्माण किया जाने लगा था, तब से लेकर अब तक माइक्रो प्रोसेसर उद्योग बहुत तेजी से विकसित हुआ है और आज माइक्रोचिप्स में लगाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बहुत ही सूक्ष्म सेमीकंडक्टर सामग्री के कुछ अणुओं से बनाए जाते हैं। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट द्वारा निर्मित पहले इंटीग्रेटेड सर्किट में केवल 5 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे, जबकि आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर में कुछ हजार से लेकर लाखों ट्रांजिस्टर स्थापित किए जा सकते हैं और वो भी कुछ स्क्वायर मिलीमीटर के अंदर। 1965 में एक लेक्चर की तैयारी करते समय गॉर्डन मूर ने माइक्रो प्रोसेसरों के प्रदर्शन का एक चार्ट बनाया। एम्पेरिकल लॉ, जिसे मूर्स लॉ भी कहा जाता है, वह ये बताता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रदर्शन हर 18 से 24 महीनों में दुगना हो जाता है। 1965 से लेकर गॉर्डन मूर के अवलोकन बहुत सटीक रहे हैं। नई इलेक्ट्रॉनिक्स की एक नई सीमा तब खुली जब ऑप्टिकल फाइबर्स की खोज हुई और आधुनिक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास शुरू हुआ। 1967 में इंग्लैंड में स्टैंडर्ड टेलीकॉम के प्रयोगशालाओं से चार्ल्स काओ और जॉर्ज हॉकम ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन किया। इसमें उन्होंने उन कांच के धागों के बारे में बताया जिसमें प्रकाश सफर करता है और जिसकी वजह से फोन कॉल पूरे विश्व में पहुंचते हैं। जब प्रकाश कांच से गुजरता है तो वह संकेतों की गुणवत्ता को कम कर देता है, जिसकी वजह से काओ और हॉकम के सिद्धांतों को व्यावसायिक उपयोग में लाने के लिए कुछ समय लगा। लेकिन 1970 में संयुक्त राज्यों की कॉर्निंग ग्लास कंपनी के डोनाल्ड केक ने एक प्रकार की तार विकसित की जिसमें संकेतों की कम गुणवत्ता का समाधान था। यह तार संकेतों को अधिकतम गुणवत्ता के साथ प्रसारित करने की क्षमता रखती थी, जिसकी वजह से संचार क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स का इतिहास एक निरंतर खोज है। अंबर को रगड़ने से निकली हुई चिंगारियों से लेकर माइक्रो प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड सर्किट्स तक इस क्षेत्र में अनगिनत खोजें और प्रगति हुई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी रोचक विकास की उम्मीदें जगेंगी, जो नई संभावनाओं को खोलेगी और भविष्य को नया आकार देगी।